हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको संगम वंश के बारे में कुछ रोचक तथ्य, घटनाएं और घटित हुई काफ़ी प्रसिद्ध जो लड़ाइयाँ हैं उसके बारे में थोड़ी बेस पर वर्णन कर रहे हैं। ये वीडियो आपकी नॉलेज और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो में हम थ्योरी से लेकर एमसीक्यू तक पूरी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। तो चलते हैं संगम वंश के परिचय की ओर। संगम वंश का परिचय। दक्षिण भारत, जो कि कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है। संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांडव राज्यों द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। ये साहित्य रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। ठीक है गाइस, ये आपको दिख रहा है जो मैप में दिया है। चोल, चेरी और पांड्या, ये संगम वंश के क्षेत्र थे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तमिल, जो कीवान दतिया के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों तमिल कवियों का समागम का आयोजन किया गया था, जिसे मुचगमन कहा जाता था। माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था और दूसरा संगम जो कपाटपुरम है वहाँ पर आयोजित किया गया था, और जो तीसरा संगम हुआ था वह मदुरै में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। ठीक है गाइस, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। संगम साहित्य, संगम युग का विवरण देने वाला प्रमुख स्रोत। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में से जो प्रमुख रचनाएं थीं वो तोलकप्पियम, एतुतोके, पशुपतु इत्यादि ग्रंथ तथा जो शिल्पादिकरम या मणिमेखलम और जीविक चिंतामणि महाकाव्य शामिल थे। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत निम्न हैं, जैसे कि अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। कलिंग के खारवेल के जो हाथी गुफा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 8वीं सदी में जो इरेनार अकबरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। ठीक है गाइस, वो जो संगम साहित्य का इतिहास था वो तमिल भाषा में लिखा गया था। आप ये पिक्चर्स में देख भी सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। संगम काल का राजनीतिक इतिहास। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों जैसे चेरो, चोलो और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। चेर वंश। चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया था। उनकी राजधानी वांजी थी तथा पश्चिमी तट जो मुसीरी और डोंटी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण हुआ करता था। ईसा की पहली शताब्दी के ये पुगलुर शिलालेख में चेर शासकों की 3 पीढ़ियाँ की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं गाइस चोल शासक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चोल साम्राज्य। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया था। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोलमंडलम के नाम से जाना जाता था। उनकी राजधानी जिसे उरयूर शहर के पास थी। बाद में करिकाल ने काबरीपत्तनम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। ये चोल डायनेस्टी का पूर्ण में भी गाइस आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ चोल डायनेस्टी बसी हुई थी। और जो बृहदेश्वर मंदिर है
जिसे राजाराम चोल प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। चलते हैं अगले राजवंश के बारे में कुछ पॉइंट जानने के लिए। पांड्यास। पांड्यों ने मदुरै में शासन किया था। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के जो सुदूर दक्षिण और दक्षिणी पूर्व भाग में था। कोरकई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थम्पर पाणनी के संगम के पास स्थित थी। पांड्यन वंश का प्रतीक चिन्ह मछली हुआ करता था। उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी थी। संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राज्य धनी और समृद्ध था। ठीक है गाइस, ये थी पांड्य राजधानी का मैप और ये श्रीलंका के आसपास पांड्य राज का साम्राज्य फैला हुआ था। अब देखते हैं गाइस संगम राज्य व्यवस्था और प्रशासन कैसा था संगम वंश का। संगम काल के दौरान जो वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था। संगम युग के प्रत्येक राजवंश के पास शाही प्रतीक था, जैसे चोलों के लिए बाघ, पांड्यों के लिए मछली और चेरों के लिए धनुष। राजा की शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। मंत्री, पुरोहित, दूत, सेनापति और गुप्तचर, ये 5 महासभाओं के नाम थे। सैन्य प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक किया गया था और प्रत्येक शासक के साथ एक नियमित सेना जुड़ी हुई थी। ठीक है गाइस, ये संगम राज्य व्यवस्था का प्रशासन था। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, धर्म। अब देखते हैं कि संगम वंश का धर्म कैसा था। संगम काल के प्रमुख देवता, जिसे मुरुगन के नाम से जाना जाता था, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में भी मानते थे। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख भी किया गया है। संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवता, जिसे मायून या विष्णु कहा, वंदन, इंद्र, कृष्ण, वरुण और कोरावई थे। संगम काल में नायक पाषाणकाल की पूजा महत्वपूर्ण थी, जो युद्ध में योद्धाओं द्वारा दिखाए गए शौर्य की स्मृति के रूप में चिन्हित किए गए थे। संगम युग बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रसार दिखाई पड़ता है। ठीक है गाइस, ये थी संगम वंश का धर्म। अब देखते हैं अगले पॉइंट। संगम युग की अर्थव्यवस्था कैसी थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था और चावल सबसे आम फसल थी। हस्तकला में बुनाई, धातु के काम और बढ़ाईगिरी, जहाज निर्माण और मोतियों, पत्थरों तथा हाथी दांत का उपयोग करके आभूषण बनाए जाते थे। संगम युग की महत्वपूर्ण विशेषता इसका आंतरिक और बाहरी व्यापार था। सूती और रेशमी कपड़ों की कटाई बुनाई में उच्च विशेषज्ञ प्राप्त थी। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरियूर से बुने हुए सूती कपड़ों की बहुत मांग थी। पुहार शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गया था, क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में प्रवेश किया करते थे। वाणिज्यिक गतिविधि के लिए अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे टोंडी, मुसिरी, कोरकई और अरीमेंडू और मरक्कम नाम के बंदरगाह प्रसिद्ध थे संगम युग में। ठीक है गाइस, ये थी संगम काल की अर्थव्यवस्था, आप देख भी सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी टॉपिक की ओर, संगम युग का अंत कैसे हुआ। 30वीं शताब्दी के अंत तक संगम काल धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर होता गया। 300 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच कालभ्रस ने तमिल देश पर कब्जा कर लिया था। इस अवधि को पहले के इतिहासकारों द्वारा एक अंतरिम या अंधकार युग कहा जाता था। माय प्रोग्रेस में भेजे माय, ठीक है, धीरे धीरे अंधकार युग होता गया और संगम वंश का अंत हो गया। ठीक है गाइस, हमने आपको संगम वंश के बारे में उसकी परिचय से लेकर उनका अंत तक सारा विवरण इस छोटी सी थ्योरी में कर दिया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बेस पर हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करके लाइक कर दीजिए। ओके गाइस, अब चलते हैं एमसीक्यू की ओर। हेलो गाइस, अब चलते हैं संगम काल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की ओर। ये सेट 1 है, इसका सेट हम 2 भी करवाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, हमने थोड़ी आपको करा दी गई है, उसके बेस पर ये उसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। पहला एमसीक्यू है, जो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध भात चेर शासक कौन था जिसने कर्णी या पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, सेन गुटवन, जिन्होंने कर्णी या पत्नी के नाम से एक मंदिर है जिसका निर्माण लाल चेर नाम के प्रसिद्ध चेर शासक ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला एमसीक्यू है, तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो गौरव ग्रंथ है जीवक चिंतामणि वो बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। तमिल भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल भाषा के जो शिल्पाधिकरम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन वी, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है गाइस। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, जो तोलका पीएम है वो संगम युग व्याकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है, तोलका पीएम। हमारा अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो कदम्बम राजवंश है उसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। और बाकी चेर, चोल और पांड्या इनका संबंध संगम वंश में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संगम युग में जो उरियूर किस लिए व्याख्यात था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस, जो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र जिसे उरियूर कहा जाता था, जो संगम युग में सर्वाधिक व्याख्यात एक महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो तोलक पीएम ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है, तोलक पीएम ग्रंथ, ठीक है गाइस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में लिखित है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, यह तमिल भाषा में लिखित है, ठीक है। जो धार्मिक कविता है कुरल वो तमिल भाषा में लिखी हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, जो पांड्यन राज्य है उसका संरक्षण 3 संगमों का आयोजन किया गया था उसके संरक्षण में, ठीक है। पांड्यास के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है, अब किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, जो मामूल नार है उन्होंने ये उल्लेखित किया था कि नंदों ने अपना जितना भी कोष है वो गंगा की धारा में छिपा रखा है। किसने गाइस? मामूल नार द्वारा। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है, कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस,
जो तोलका पीएम है वह कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है, तोलका पीएम। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य मनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गाइस। जो अगस्त्य हैं उन्होंने यह बताया था कि दक्षिण भारत का आर्यकरण और उन्हें आर्य बनाया गया। ठीक है, अगस्त्य द्वारा, जो एक महान ऋषि थे संगम युग के, अगस्त्य। हमारा अगला प्रश्न है, जो स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पांड्यस नरेश ने। ठीक है, पांड्यस नरेश ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था, पांड्य नरेश। हमारा अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? इनमें से वह ग्रंथ है या बाइबल है? तिरुवल्लुवर की रचना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिल भूमिका यह बाइबिल है। ठीक है गाइस, जिसे तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पल कहा जाता है। हमारा अब अगला प्रश्न होगा, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड इनमें से किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस। जो शिल्पादिकारम है उसे तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अब ये फर्स्ट टेस्ट का आखिरी प्रश्न होगा, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी इनमें से किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मड़ी मेकेलई, जिसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गाइस, हमने आपको सेट फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आपको करा दिए गए हैं। अब इसका सेट 2 कराने जा रहे हैं, जिसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वो सेट भी आप पूरा देखिए। ठीक है, गाइस ये संगम काल का अब सेट 2 है, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो इस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखिए। तो चलते हैं पहले एमसीक्यू की ओर। जो पहला एमसीक्यू है गाइस, वह है पुहर, जिसे काबरीपट्टनम की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। जो कार्यकाल है वह पुहर, जिसे काबरीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना कार्यकाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, चेर। चेर राजवंश का एक प्रमुख बंदरगाह जिसे मुजरिस कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा के विषय में ये कहा गया है कि जितने ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, कावेरी डेल्टा। हमारा अगला प्रश्न है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती की सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में निकलती थी? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, जो कोल्चे क्षेत्र है वहाँ पर मोती की सीप और पांड्य देश के इसी क्षेत्र में निकलती थी। ये प्लानी के ग्रंथ अज्ञातनामा में ये लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, कोल्चे। हमारा अगला प्रश्न है, गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मरने वालों वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तार को इनमें से क्या कहा जाता था?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस। उन्हें वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था, जो गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मर जाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता जिसे मुरुगन के नाम से जाना जाता है किस वैदिक देवता के सदस्य हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी। यह स्कंद और कार्तिकेय के सदस्य हैं। ठीक है, जिन्हें तमिल देवता मुरुगन के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नत किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गाइस। यह शब्द राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कौन और मन्नत संगमकालीन साहित्य में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस। जो तोलकाप्पियम है वो संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ऑप्शन सी तोलकाप्पियम। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, ओके गाइस, ये सेट 2 के मात्र 10 ही MCQ थे इम्पोर्टेंट। तो हमने आपको थ्योरी से लेकर MCQ तक पूरे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर बच्चे के पास जा सके, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम और आपकी नॉलेज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद हम अगला राजवंश अगली वीडियो में अपलोड करेंगे, तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे